नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद की कहानी चूड़ी वाली लेके आए हैं। अभी तो पहना गई हो बहू जी, बड़ी अच्छी चूड़ियाँ हैं, सीधे बम्बई से पार्सल मंगाया है। सरकार का हुक्म है, इसलिए नई चूड़ियाँ पहनाने आई हूँ। तो जाओ, सरकार को ही पहनाओ, मैं नहीं पहनती। बहू जी जरा तो देख लीजिए, कहती मुस्कुराती हुई ढीठ अपना चूड़ी वाला बॉक्स खोलने लगी। 25 वर्ष की एक गोरी छरहरी स्त्री थी। उसकी कलाई सचमुच चूड़ी पहनाने के लिए ढली हुई थी। उसकी पान से पतले पतले होंठ 2-3 वक्रताओं में अपना रहस्य छुपाए हुए थे। उन्हें देखते ही मन करता था, देखने पर उन सलोने अधरों से कुछ बुलवाने का जी चाहता है। बोलने पर हंसने की इच्छा होती है और उसी सहसों में अल्हड़पन नजर आता है। यौवन की तरावट और प्रौढ़ की सी गंभीरता बिजली के समान लड़ जाती है। बहू जी को उसकी हंसी बहुत बुरी लगती है, पर जब पंजों में अच्छी चूड़ी चढ़ाकर संकट में फंसा कर वह हंसते हुए कहती है, एक पान मिले बिना वह चूड़ी नहीं चढ़ती, तब बहू जी को क्रोध के मारे हंसी भी आ जाती है और उसकी तरल हंसी को तरी लेने में तन्मय हो जाती हैं। कुछ दिनों में यह चूड़ी वाली आने लगी है। कभी कभी बिना बुलाए ही चली आती है। ऐसे ढंग फैलाती है कि बिना सरकार के आए निपटारा ना होता। ये बहू जी को असह्य हो जाता। आज उसकी चूड़ी फंसाते देख बहू जी झल्लाकर बोली, आजकल दुकान पर ग्राहक कम आते हैं क्या। बहू जी, आजकल खरीदने की धुन में हूँ, बेचती हूँ कम। इतना कहकर कई दर्जन चूड़ियाँ बाहर सजा दी। स्लीपरों के शब्द सुनाई देने लगे। बहू जी के कपड़े संभालने पर वह ढीठ चूड़ी वाली बालिकाओं के समान सिर टेढ़ा करके वह जर्मनी की है, यह फर्रासी सी, यह जापानी है कहती जाती थी। सरकार पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। क्या रोज नई चूड़ियाँ पहनने के लिए इन्हें हुक्म मिला है। बहू जी ने गर्व से पूछा। सरकार ने कहा, पहनो तो बुरा क्या है। बुरा तो कुछ नहीं है, चूड़ियाँ चढ़ाते हुए कलाई दुखती होगी। चूड़ी वाली ने सिर नीचा किए हुए कनखियों से देखते हुए कहा। एक लहर सी लाली आंखों की ओर से कपोलों की तरफ करती हुई दौड़ गई। सरकार ने देखा, एक लालसा भरी युवती व्यंग कर रही है। हृदय में हलचल मच गई। घबराकर बोले, ऐसा है तो न पहनो, भगवान करे रोज पहने। चूड़ी वाली आशीर्वाद देने के लिए गंभीर स्वर में प्रौढ़ा के समान बोली। अच्छा, तुम अभी जाओ। सरकार और चूड़ी वाले दोनों की ओर देखते हुए बहू जी ने झल्लाकर कहा, तो क्या मैं लौट जाऊं। आप तो कहती थी ना कि सरकार को ही चूड़ियां पहनाओ, तो जरा उनसे पहनने के लिए कह दीजिए। निकल मेरे यहाँ से, कहते हुए बहू जी की आंखें तिलमिला गईं। सरकार धीरे से निकल गए। अपराधी के समान सिर नीचा किए चूड़ी वाली अपनी चूड़ियां बटोर कर उठी। हृदय की धड़कन में अपना रहस्यपूर्ण विश्वास छोड़ती हुई चली गई। चूड़ी वाली का नाम था विलासिनी। वह नगर की एक प्रसिद्ध नर्तकी की कन्या थी। उसके रूप और संगीत की सुख्याति थी, वैभव भी कम न था। विलास और प्रमोद का पर्याप्त संभार मिलने पर वह संतोष न था। हृदय में कोई अभाव खटकता था। वास्तव में उसकी मनोवृत्ति उसके व्यवसाय के प्रतिकूल थी। कुलवधू बनने की अभिलाषा हृदय में, दाम्पत्य सुख का स्वर्गीय स्वप्न उसकी आंखों में समाया हुआ था। स्वच्छंद प्रणय का व्यापार अरुचिकर हो गया, परंतु समाज उसके हिंसक पशु के समान संसर्ग था। उसने आश्रय मिलना असंभव जानकर विलासिनी ने छल के द्वारा वही सुख लेना चाहा। यह उसकी सरल
आवश्यकता थी, क्योंकि वह अपने व्यवसाय में उसके प्रेम क्रय करने के लिए बहुत से लोग आते जाते थे। पर विलासिनी अपना हृदय खोलकर किसी से प्रेम न करती थी। उन्हीं दिनों सरकार के रूप में यौवन और चरित्र में उसे प्रलोभन दिया। नगर के समीप बाबू विजय कृष्ण की अपनी जमींदारी में बड़ी सुंदर अट्टालिका थी। वहीं रहते थे। उनके अनुचर और प्रजा उन्हें सरकार कहकर पुकारती थी। विलासिनी की आंखें विजय कृष्ण पर गड़ गईं। अपना चिर संचित मनोरथ पूर्ण करने के लिए वह कुछ दिनों के लिए चूड़ी वाली बन गई थी। सरकार चूड़ी वाली को जानते हुए भी अनजाने बने रहे। अमीरी का एक कौतुक था। एक खिलवाड़ समझकर उसके आने जाने में बाधा न देते। विलासिनी के कलापूर्ण सौंदर्य ने जो कुछ प्रभाव उनके मन पर डाला था, उसके लिए उनके सूरजपूर्ण मन ने अच्छा बहाना खोज लिया था। वे सोचते बहू जी का कुलवधू से अच्छा बहू जी का कुलवधू जनोजित सौंदर्य और वैभव की मर्यादा देख चूड़ी वाली स्वयं ही पराजय स्वीकार कर लेगी और अपना निष्फल प्रयत्न छोड़ देगी। तब तक यह एक अच्छा मनोविनोद चल रहा है। चूड़ी वाली अपने कौतूहलपूर्ण कौशल में सफल न हो सकी थी, परंतु बहू जी के आज के दुर्व्यवहार से प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी और चोट खाकर उसने सरकार को घायल कर दिया। अब सरकार प्रकाश्य रूप से उसके आने जाने विलास रजनी का प्रभात भी चूड़ी वाली के उपवन में कटता। अब कुल मर्यादा, लोकलाज और जमींदारी सब एक ओर और चूड़ी वाली अकेले। दलान में कुर्सियों और सरकार और चूड़ी वाली बैठकर रात्रि जागरण का खेद मिटा रहे थे। पास ही अनार का वृक्ष था, उसमें फूल खिल रहे थे। एक बहुत ही छोटी काली चूड़ी उन फूलों में चोंच डालकर मकरंद पान करती और कुछ केसर खाती, फिर हृदय विमोह कलनाद करती हुई उड़ जाती। सरकार बड़ी देर से कौतुक देख रहे थे। बोले, इसे पकड़कर पालतू बनाया जाए तो कैसा? ये फूल सूंघी है, पिंजरे में जी नहीं सकती। उसे फूलों का प्रदेश ही जिला सकता है, स्वर्ण पिंजर नहीं। उसे खोने के लिए फूलों की केसर का चारा और पीने के लिए मकरंद मदरा कौन जुटाएगा? पर उसकी सुंदर बोली संगीत कला की चरम सीमा है। वीणा भी कोई मेड़ ऐसी निकलती है वीणा में कि इसे अवश्य पकड़ना चाहिए, जिसमें बाधा नहीं, बंधन नहीं, जिसका सौंदर्य स्वच्छंद है। उस असाधारण प्राकृतिक कला का मूल क्या बंधन है? कुरुचि के द्वारा ये कलंकित भले ही हो, परंतु पुरस्कृत नहीं हो सकती। इसे आप पिंजरे में बंद करके उसके पुरस्कार देंगे या दंड देंगे? कहते हुए उसने विजय की एक व्यंग भरी मुस्कान छोड़ी। सरकार की उस वन विहंगम को छोड़ने की लालसा बलवती हो उठी। उन्होंने कहा, जाने भी दो, ये अच्छी कला नहीं जानती। प्रसंग बदल गया। नित्य का साधारण विनोदपूर्ण क्रम चला। दोस्तों, आज हम इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में इसका दूसरा भाग लेके आएंगे। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद छायावाद के बहुत ही अच्छे और सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे, अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए ये कहानी बहुत लाभप्रद है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही और कहानियाँ लेके आते रहेंगे हम, इस आशा के साथ। धन्यवाद।